नमस्कार। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं आनंद वर्धन सिंह। मैं एक बार फिर से बता दूं, आनंद वर्धन हमारे मेरे स्कूल के क्लासमेट रहे हैं और अब वो दी पब्लिक इंडिया चैनल के फाउंडर एडिटर हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो उनसे हम हर हफ्ते बात करते हैं। इस हफ्ते जो टॉपिक मैंने चुना है वो पंजाब के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। आनंद अभी पंजाब खुद भी होके आए हैं, 2 हफ्ते पहले ये वहां गए थे, तो इन्हें ग्राउंड की सिचुएशन इस वक्त काफी अच्छी तरह से मालूम है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 स्लाइड्स दिखा दूं जिसमें आपको वहां का डेटा दिखा रहा हूं, जिससे आपको वहां की स्थिति जो है वो वोट्स के बारे में, वोट शेयर के बारे में और सीट्स के बारे में वो आपको एक बार पता चल जाए। जैसा आप जानते हैं, पंजाब में केवल 13 लोकसभा की सीट्स है। 2014 में कांग्रेस की 3 सीट्स आई थी, अकाली दल की 4, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी तब उन्होंने अपना ओपनिंग की थी, 4 सीट्स तब आई थी आम आदमी पार्टी की। लेकिन 2019 में उम्मीद ये थी कि आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन उनकी केवल एक ही सीट आई और सरप्राइजिंगली कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 लोकसभा में बहुत अच्छा रहा, उनको 8 सीट मिली, अकाली दल को 2 और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी है। उन्हें मिलती हैं 1-2 सीट्स मिल जाती हैं जो उनकी ट्रेडिशनल सीट्स हैं, बट ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। ये स्लाइड है वहां के असेंबली इलेक्शंस की जो 2017 और 2022 में हुए थे। 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, 77 सीट्स आई थी, अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद दूसरे स्थान पर अकाली दल 15 सीट्स आई थी, बीजेपी की 3 और आम आदमी पार्टी 20। लेकिन 2022 आप देखेंगे तो एक क्लीन स्वीप रहा आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस बिल्कुल सिमट गई, 18 सीट्स आई, आम आदमी पार्टी की 92 सीट्स आई, 117 सीट्स है वहां असेंबली में। ये वोट शेयर है सब पार्टियों का, मैंने एक ही स्लाइड में दिखाया है 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में। नीले रंग में ये कांग्रेस का ग्राफ है जो सबसे नीचे है। कांग्रेस का ग्राफ 2019 तक ऊपर गया, लेकिन पिछला इलेक्शन असेंबली में वो बिल्कुल 23% वोट शेयर रह गया और आम आदमी पार्टी ने ये वोट शेयर गेन किया था। ये कांग्रेस से लिया था और शिरोमणि अकाली दल से लिया था। तो आनंद, ये पिछला हिस्ट्री है वो स्टेट की। कांग्रेस कैसे बहुत अच्छी चल रही थी 2019 तक, लेकिन पिछले इलेक्शन में सडनली डाउन आ गई है। तो ये सब देखते हुए एक तो वहां पे एक इंडिया अलायंस के ये दोनों पार्टनर्स हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ये आपस में क्या समझौता कर सकते हैं या करना भी चाहिए? क्योंकि आज ही कुछ ऐसी खबर आई है कि केजरीवाल जी ने बोला है कि वो अलग अलग जाएंगे। और क्या अगर ये लोग अलग अलग गए तो एक तरह से ये फायदा ही रहेगा वहां पे इन पार्टीज को वोट शेयर देखते हुए। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपके बताइए। अजय, मैं पहले तो ये समझ लें हम लोग कि इंडिया अलायंस के जो जो फॉर्मेशन हुआ था उसका मूल में उसका जो बेसिक जेनेसिस था वो ये था कि भाई बीजेपी को हराना है। तो उसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है कि बीजेपी को हराना है। दूसरा ये हुआ कि बीजेपी को 37-38% जो भी वोट मिलते हैं उसके सामने 62-63% वोट बीजेपी को नहीं मिलते हैं। और उस पे एक ये माना जाता है कि ये वो वोट हैं जो चाहते नहीं है कि बीजेपी सरकार केंद्र में बनाए, लेकिन चूंकि वो अलग अलग फ्रेगमेंटेड रहते हैं इसलिए बीजेपी सरकार बना लेती है। इस आर्गुमेंट के चलते ये हुआ कि अब बीजेपी के सामने एक 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 ही कैंडिडेट अगर ऑपोजिशन का हो तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मोटा एक इंडिया अलायंस के समय यह था। लेकिन अगर जो उससे पहले यह देखना जरूरी है कि अलायंस के फॉर्मेशन का मूल ये मंत्र ये था कि बीजेपी को अगर उनको हराना है या बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो बीजेपी की सीटें ना बढ़ने पाए।
ये भी एक, दोनों चीजें हैंड इन हैंड है। मैं आम आदमी पार्टी में आने से पहले दो स्टेट की बात कर लूं, क्योंकि तब शायद दर्शकों को समझना आसान हो जाएगा। एक स्टेट खास करके केरल में लेफ्ट फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट बोलते हैं, जो बेसिकली कांग्रेस का फ्रंट है, इन दोनों के बीच में खींचतान रहती है। और पिछली बार भी ये होता था कि एक बार वो आते थे, एक बार वो आते थे। विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार लेफ्ट फ्रंट ने रिपीट किया। अब अगर आप केरल की स्थिति देखिए तो वहां पे बीजेपी का वहां पे कोई लोकसभा का मेंबर नहीं है, और बीजेपी वहां पे मतलब वहां पे कांग्रेस के 15 हैं, और फिर आईयूएमएल हैं जो कांग्रेस का ही पार्ट थे, उनके 2 सदस्य हैं। सीपीआई एम के जो एलडी मतलब जो लेफ्ट फ्रंट है उसका 1 है। केरला कांग्रेस जो यूपी वाले थे उनका 1, और रेवोल्यूशनरी आरएसपी का 1। कांग्रेस के वहां 20 में से 19 यूपीए के हैं सदस्य, और 1 जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि केरल में जो बीजेपी है वो चौथे 5वें नंबर की पार्टी है, अगर पार्टी वाइज अगर हम उसको वो करेंगे तो। अब यहां पे तय बात है कि लेफ्ट मतलब से जो कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस का गठबंधन 2 जगह है, अब काम कर रहा है। एक वो बिहार में बिल्कुल ठीक से है, उसने बिहार में सीटें भी लड़ी, अच्छी सीटें भी जीती, और दूसरा झारखंड में। यहां पे वो परफेक्ट सरकार शेयर किया। अभी सरकार चली गई, लेकिन सरकार में भी आपस में शेयरिंग रही है उन लोगों की। तो एक तो ये समझ लें कि ये कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस यहां पे एक साथ लड़ रहे हैं। लेकिन केरल में बात तय है, जिसको जिस तरह से मीडिया उछालती है कि नहीं वो साथ नहीं लड़े, वहां साथ नहीं लड़ेंगे, और साथ लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे इंडिया की ही सीटें आएंगी। हो सकता है कि यूपीए की 19 सीटें आज हैं तो वो 9 सीटें रह जाएं और एलडीएफ की 11 सीटें हो जाएं। वो एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन पर से इंडिया गठबंधन की ही वहां 20 सीट आनी है। तो वो एक थोड़ा ये समझना होगा कि वहां पे आप मेन ऑपोजिशन का स्पेस बीजेपी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, आपस में बिल्कुल जोरदार ढंग से लड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बंगाल का एक एनालिसिस की थी 2-3 दिन पहले। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर उस एनालिसिस को देख लेंगे तो आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और केवल मैं लोकसभा इलेक्शन की समय बात कर रहा हूं, मैं विधानसभा की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 22 सीट, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। लेकिन वोट प्रतिशत जो था वो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में 3% के लगभग था। वहां पे करीब 43% वोट परसेंट, मैं मोटे तौर पे बोल रहा हूं, 43 उनको मिला था, 40 बीजेपी को मिला था। तो नेक टू नेक है। अब यहां पे जैसा अजय का कहना है, और अजय ने अपनी उसमें भी बोला कि यहां पे आइडियली अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी को कॉल लेनी है या निर्णय करना है तो उनको ममता बनर्जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि इन 4 सीट पे अगर कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दे तो वोट फ्रेगमेंट हो जाएंगे, बीजेपी के वोट कटेंगे, तो 4 पे खड़ा करिए। वो शायद 2 सीटें तो देने की बात हो रही है, उनके सिटिंग एमपीज को ममता बनर्जी अकोमोडेट करने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस शायद ज्यादा सीट चाहती है। और अजय की भी एनालिसिस और मेरी भी यह है कि वहां पे अगर इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं और इंडिया अलायंस के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अगर उसकी बात कर रहे हैं तो वहां पे लेट ममता दीदी डिसाइड। अब आ जाइए पंजाब में। पंजाब में आज की तारीख में विधानसभा इलेक्शन में ये याद रखिएगा कि इस समय आम आदमी पार्टी की ब्रूट मेजॉरिटी है, बहुत अच्छे ढंग से जीता है उन्होंने इलेक्शन। लेकिन साथ में यह भी याद रखिएगा कि वहां पे मेन ऑपोजिशन पार्टी नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस है। मैं विधानसभा की भी बात कर रहा हूं, अभी लोकसभा तो फिर आते हैं। वहां पे पिछले इलेक्शन में भी यह भी याद रखना चाहिए, 2017 में भी कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी और मेन ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी थी। वहां पे बीजेपी का नामो निशान नहीं है। तो ऐसी जगह पे जहां पे कांग्रेस कभी अगर पक्ष में है तो आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, और अगर आम आदमी पार्टी पक्ष में है तो कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसी जगह मेरे हिसाब से कोई स्पेस देने की बनती नहीं है।
पिछला जो इलेक्शन हुआ, जो अभी 2019 का एमपी इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस की 8 सीटें आई थी और आम आदमी पार्टी की 1 सीट आई थी। बीजेपी की 2 सीटें इस बार भी आई थी, 2014 में भी आई थी। यहां पे अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने, और वहां पे एक मुश्किल भी है, वहां पे मुश्किल यह है कि कांग्रेस के 8 एमपीज हैं जो सिटिंग हैं, और 5 जगह पे में से 1 जगह आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन इस सारी 5 जगहों पे जो नंबर 2 का कैंडिडेट था वो कांग्रेस का था। 8 विनर, 5 रनर्स अप। तो टेक्निकली इन सारी 13 जगहों पे कांग्रेस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम कि मुझे ये 13 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आपको ही पता है कि भाई आम आदमी पार्टी अगर रूल कर रही है उस स्टेट को, और उस स्टेट में उसको बराबर की भी सीटें नहीं मिले तो वो मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से पंजाब से ज्यादा जरूरी इंडिया गठबंधन के लिए दिल्ली का गठबंधन है, क्योंकि अगर दिल्ली में ये गठबंधन कर ले जाते हैं तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि दिल्ली में हम साथ साथ हैं। पंजाब में जो बीजेपी वो 4 नंबर की पार्टी है, हम उसको 4 ही नंबर पे रहने देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी को अकाली दल से नहीं हो रहा है समझौता, और अगर अकाली दल से समझौता नहीं होता तो बीजेपी 4 से और पीछे भी ढकेली जा सकती है। बीजेपी की जो 2 सीटें आती थी वो कर्सी अकाली दल आती हैं। तो ऐसी जगह पे बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और बिल्कुल प्रूडेंस वाली बात है कि अलग अलग लड़ना चाहिए। लेकिन जैसे मेयर इलेक्शन में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी में, चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन, माफ कीजिएगा, मैं चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ होके एक जगह, मतलब क्योंकि आम आदमी पार्टी के सभासद ज्यादा थे तो उन्होंने अपना मेयर चुना था, जिसको लेके अब कंट्रोवर्सी है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो मैसेज बिल्कुल ठीक जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पंजाब में बिल्कुल सामने सामने लड़ना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक जरूरी वो ये है कि दिल्ली में परफेक्ट वो हो जाना चाहिए। 3-4 की बात है। अब 3 मतलब कांग्रेस चाहती है मैं 4 लड़ूं, वो चाहते हैं मैं 4 लड़ूं, वो 3 और 4 का है। एक आदमी 3 लड़ेगा, एक आदमी 4 लड़ेगा। और जैसा केजरीवाल साहब मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, उन सब के बीच अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि पंजाब में आमने सामने लड़ने से हो सकता है कि बीजेपी की जो 2 सीटें हैं वो भी बीजेपी को ना मिले। अजय, मेरा भी एनालिसिस यही है कि एक तो पॉलिटिकल स्पेस कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का पॉलिटिकल स्पेस लोकसभा में ज्यादा था और इनका आम आदमी पार्टी का लास्ट असेंबली में, तो ये थोड़ा सा खींचतान रहेगी। हर कोई सोचेगा कि मैं ही यहाँ पे लड़ूंगा और जीतूंगा। तो बेटर यही है कि दोनों भी लड़ेंगे, ये सीट्स इंडिया गठबंधन के अंदर रहनी चाहिए। और जैसा आपने कहा, बीजेपी का यहाँ पे कोई स्थान बनेगा ही नहीं। 1-2 चीजें और आपसे बात करनी थी कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दलित पॉपुलेशन काफी ज्यादा है वहां पे। तो क्या वहां पे कांग्रेस की तरफ से अपर हैंड रहेगा, क्योंकि खड़गे जी हैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो उसकी वजह से रहेगा। लेकिन ये दलित पॉलिटिक्स वहां पे कैसे वर्कआउट करे? ये याद रखिएगा कि पंजाब में जितना मुझे, इफ माय मेमोरी गोज करे, पंजाब हैज द मैक्सिमम दलित पॉपुलेशन इन द कंट्री, परसेंटेज के टर्म्स में 50% से ऊपर है वहां पे दलित। हाँ हाँ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 फैक्टर हैं। एक तो खड़गे जी वाला एंगल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक फैक्टर और है, और उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा आम आदमी पार्टी को उसमें अपनी तरफ से थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगता है एक आम जनमानस। मैं खड़गे जी वाले क्वेश्चन पे आऊंगा, उससे पहले मैं बताऊं, ऐसा है कि एक बड़ा एजिटेशन किसान आंदोलन फिर से शुरू हुआ है, और किसान आंदोलन 1 और किसान आंदोलन 2, इसकी रूह, आत्मा, बॉडी, हृदय, लिवर, किडनी, ये सब पंजाब था। क्योंकि अगर पंजाब नहीं होगा तो ये इस तरह के आंदोलन हिंदुस्तान में नहीं चल सकते हैं। वो एज अ कम्युनिटी उन लोग ज्यादा डिसिप्लिन है। पंजाबीज को ज्यादा वो आता है, लंगर की आदत है, वो उनको एक डिसिप्लिन, सेवा भाव उसमें है। तो वो जो पिछला आंदोलन चला था उसका एक
अगर आप वैसे देखिए तो ठीक है, किसान उसका एक बड़ा भारी उस सफलता का के पीछे हाथ पंजाब और हरियाणा के दोनों के जगह के किसानों का था। इस बार वो आंदोलन फिर से हो रहा है, उसमें पंजाब के लोग डट के भाग ले रहे हैं। अब उसमें मुझे एक चीज मुझे लगता है कि वो साफ करना चाहिए जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी और भगवंत मान को। वहां पे नेगोशिएशन चल रहे हैं सरकार से, और वो नेगोशिएशन इस बार दिल्ली में नहीं हो रहे हैं, वो नेगोशिएशन सारे सरकार चंडीगढ़ में कर रही है। अब अगर सरकार चंडीगढ़ में नेगोशिएशन कर रही है तो एक तरफ किसान मजदूर नेता बैठ रहे हैं और एक तरफ केंद्र सरकार के मंत्री बैठ रहे हैं। उसमें भगवंत मान जी अभी तक अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर पाए हैं कि वो उनका रोल क्या है। वो क्या मतलब वो केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में है कि किसानों के क्योंकि वो रोल उनको क्लियर करना चाहिए। वो अगर ये रोल क्लियर नहीं करेंगे तो आम लोगों को एक उनके बारे में एक दुविधा जैसी चीज बनी रहेगी, और अलग अलग तरह की अलग अलग बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी भगवंत मान साहब को खुद और आम आदमी पार्टी को भी ये क्लैरिटी लानी चाहिए। ये तो बात हो गई एक। अब दूसरी बात खड़गे जी की है। खड़गे जी ही की वजह से नहीं, अगर आप याद करिए तो पंजाब में फैक्टर कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, कांग्रेस ने जो अपना अंतिम मुख्यमंत्री बनाया था जब कैप्टन अमरिंदर हरे, तो चन्नी जी को बनाया था, और चन्नी जी दलित समुदाय से आते थे। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे उस वक्त इट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप, मतलब बढ़िया एक लीडर आए थे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ लीडर था। लेकिन मतदाता कैसे सोचता है वो हमारे और आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन है। चन्नी जी को के उसमें कांग्रेस को एक तरह से नकार दिया गया था। मतलब अगर आप 77 सीट से 18 सीट पे आ जा रहे हैं तो वो एक मतलब आप करीब 15% ऑफ द सीट भी नहीं आ रही है, तो आप बहुत क्रेडिबल नहीं रह जाते हैं। वो अलग बात है कि बाकी लोगों की सीटें और कमाई, अकाली दल की 3, बीजेपी की 2, ये लोग सफाया कर दिया गया इन लोगों का। लेकिन 77 से 18 का सफर भी चन्नी जी के उसमें हुआ था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केवल खड़गे जी के आ जाने से या इसके हो जाने से कोई दलित वोट पे फर्क पड़ेगा। और दलित वोट वहां पे बाकी, क्योंकि वहां पे बीजेपी कोई पार्टी नॉट टू रेकन विथ है, नहीं तो एक दलित वोट का एक आजकल चॉइस कई जगह बीजेपी भी होने लगी है। लेकिन वहां पे चूंकि बीजेपी का कुछ है नहीं ऐसा, इसलिए, और बीजेपी बाई एंड लार्ज नॉन सिख की पार्टी ज्यादा मानी जाती है, उस सिख का नहीं है। तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि खड़गे जी की या किसी की वजह से कोई दलित वोट एक साथ स्वयं करेगा, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा जो मेरे हिसाब से जो मूव थी वो चन्नी जी की मूव थी। तो मेरा पंजाब के बारे में यही आकलन है। एक आखिरी सवाल है, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये सारे किसान शंभू बॉर्डर पर आकर इन्हें रोका गया, जो कि पंजाब पुलिस रोक रही है। जो बैरियर्स खड़े किए वो सब पंजाब पुलिस ने किए हैं। तो ये तो आम आदमी पार्टी के अंदर है, भगवंत सिंह मान के अंदर है। पहला, इन्हें वहां क्यों रोका गया, इनको क्यों नहीं जाने दिया हरियाणा में? और दूसरा, इस स्टेप से ये एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की क्या नहीं बढ़ेगी? उनका वोट खतरे में नहीं आएगा जब इतना सारा एजिटेशन पंजाब में ही हो रहा है किसानों के अगेंस्ट? तो आने वाले इलेक्शन में उनको मेरे हिसाब से नुकसान होगा जितना देर ये चलाएंगे इसको वहां पे। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। 2 चीजें हैं। जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है एमएसपी के बारे में। भाई ये सारा आंदोलन का मेरे हिसाब से 1 नंबर से 100 नंबर तक उनका पहली डिमांड एमएसपी की लीगल गारंटी है, और उसके बाद 101, 102, 103 नंबर की डिमांड है कि भाई मजदूरों पर कर्जा माफ करो, मजदूरों जो इन किसान के ऊपर वो लगाए गए थे। लेकिन मुख्य और सबसे बड़ी मांग इनकी एमएसपी की है। आम आदमी पार्टी या भगवंत मान जी सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं कहते हैं कि अगर भाई हम कहीं पे भी हुए तो हम इस पे एमएसपी लागू रहेंगे? इस पे लोग शाई कर रहे हैं। तो भाई स्पष्टता तो चाहिए ना। और उस जैसा मैंने पहले कहा कि भगवंत मान जी को भी ये अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि जब वो उस नेगोशिएशन में बैठते हैं तो वो किसकी तरफ से बैंड बजा रहे हैं।
क्योंकि वो दोनों तरफ से नहीं कर सकते हैं ना, तो ये वाले मामले में कभी कभी मतलब स्थिति इनकी ठीक नहीं होगी। और वो हो सकता है कि ईमानदारी से भी अगर एक पक्ष के साथ हो तो दूसरा पक्ष जरूर उनसे गुस्सा हो जाएगा। तो जो आपकी की बेसिक बात ये थी। दूसरा, भगवंत मान साहब ने वहां पे अगर ड्रोन से वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, क्या भगवंत मान साहब ने कोई एक लेटर लिखा है पंजाब से हरियाणा के मुख्यमंत्री को? उनका अगर आप चंडीगढ़ में जाइए तो उनका और मुख्यमंत्री का आवास अगल बगल वाला है। मतलब सुबह टहलते हुए अगर भगवंत मान जी ब्रश करना शुरू करेंगे तो वो ब्रश अभी पूरा नहीं खत्म कर पाएंगे, उससे पहले अरे इट इज हार्डली 100 मीटर में सड़क के इस पार उस पार है। सेम लोग, इन्होंने क्या एक चिट्ठी लिखी कि भाई आप ये क्यों आंसू गैस के गोले हमारे पंजाब के किसानों के ऊपर दाग रहे हैं? क्या इन्होंने एक कोई उसकी भर्त्सना की? कह रहे हैं, लेकिन क्या लीगल कुछ उसका एक्शन लिया? मुझे मालूम नहीं, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए किसानों के ऊपर कोई इस तरह का कर रहा है तो उसके बहुत से रास्ते हैं। वो अभी तक मुझे भगवंत मान जी की तरफ से दिखाई नहीं देता है। और वहां भगवंत मान जी का क्या मतलब, वो ऑफिशियली इनका क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, उस पर भी क्लैरिटी की जरूरत है। अजय ठीक है, इस हफ्ते बस इतना ही। समय देने के लिए धन्यवाद। तो हम आगे हर स्टेज पे ये चर्चा जारी रखेंगे अगले हफ्ते भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय, थैंक यू।